नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बार एसोसिएशन के एक्टिंग सेक्रेटरी हैं। वे कोरोना काल में किस तरीके से वकीलों की जो ज़रूरतमंद है उनकी आर्थिक और हर तरह की मदद कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। महामारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने किस तरह से कार्य किए हैं उसको लेकर भी उनसे सवालात किए जाएंगे। हमारे देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान है उसके अनुरूप लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है और नागरिकों को उससे कितना न्याय मिल रहा है, ये भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे। किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी सरकारें काम कर रही हैं और साथ ही संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार और उनके कर्तव्यों से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। आइए आपको मिलाते हैं एडवोकेट रोहित पांडे जी से। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप हमें ये बताएं कि अभी मार्च के बाद जिस तरह 24 मार्च से लॉकडाउन पूरे देश में लगा, ऐसी स्थिति में अभी भी पूरी तरह से कोर्ट नहीं खुल पाए हैं। बहुत से वकीलों को आर्थिक तौर पे भी तंगी का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में आप तो सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ वकील परेशान है। तो उनके समाधान के लिए क्या जिम्मेदारियां उठाई सुप्रीम कोर्ट ने और आपने एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पे क्या किया वो बताएं। सबसे पहले तो साहिल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सरोकार टीवी को, जिसने इतना अच्छा मुद्दा आज के समय में उठाया है और जिस तरीके से आपने इस बात को बेबाकी तरीके से आपने लोगों के सामने आप रख रहे हैं, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज की डेट में। देखिए, आज की डेट में बार और बेंच वो पूरी तरीके से चरमरा गई है और उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना बार भी कर रही है और बेंच भी कर रही है। आज हमें सौभाग्य मिला है इस बात के लिए कि ये काम करने के लिए हमें एक एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पे हम काम भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसमें एक मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है और हमारी बार के लिए, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, जो हम हर दिन इस परेशानी को झेल रहे हैं। जब तक ये लॉकडाउन चला तब ये लगा कि अब क्या होने वाला है, ये कब तक चलेगा कोरोना का ये जो महामारी हमारे बीच में आया है, और ये इसका कहीं इसका अंतिम पड़ाव होगा कि नहीं होगा, इसके विषय में भी लोगों ने खूब सोचा। लेकिन अब जिस तरीके से अभी हम लोगों की एक हालत ऐसी बनती जा रही है, उस बीच में भी लोगों के, हमारे यहाँ देखिए जो हमारे लॉयर्स हैं, जो हमारे वकील भाई हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं। वो कभी हर किसी की हर अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं हमारे इस पेशे में। उसमें जो कुछ ऐसे भी हैं जो खुद हर दिन कमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी पे बेस्ड होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, सीनियर पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी महकमे में काम कर रहे होते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होते हैं, किसी सरकारी मैटर्स के लिए काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई थी जिससे कि वो अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन आज का जो ये माहौल आया है और ये एक महामारी का सामना करना पड़ रहा है, इसमें हमारी बार एसोसिएशन ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी जो है वो उसने डिसाइड किया कि हमें तो धन्यवाद मैं कहूँगा उन लोगों को जो हमारे तमाम सीनियर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो टॉप पे हैं और अच्छे लॉयर हैं। उन्होंने भी बीड़ा उठाया कि हम अपनी तरफ से हम उन बार के मेंबरों को, उन नीडी मेंबर्स को हेल्प करेंगे। उन्होंने हमें डोनेट भी किया, हमारे बार को कंट्रीब्यूट भी किया, जिससे कि हमने आज की डेट में कम से कम करीब हम 2 करोड़ रुपए के आसपास हमने उन लोगों से पैसा इकट्ठा किया। आज हम बार को, जो नीडी मेंबर्स हैं हमारी यंग मेंबर्स हैं, जिनको आज हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनको हम आज मदद कर रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, आज मैं आपको बताऊँ, 20 हज़ार रुपये एक किसी के लिए, वो जीविका चलाने के लिए वो काफ़ी नहीं है, फिर भी हम मानते हैं। लेकिन फिर भी जितनी हमारी क्षमता है, हमारी बार की क्षमता है, हम उस तरीके से जा करके हम यहाँ तक कि हम अपने
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी गुहार कर रहे हैं, हम सरकार से भी गुहार कर रहे हैं, हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट से भी गुहार कर रहे हैं, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी गुहार कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारे लॉयर्स को सिक्योर किया जाए, उनकी जीविका के लिए, उनको जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई इस तरीके से इंतजाम किया जाए जिससे कि वो अपनी जीविका चला सके, जिससे वो अपना परिवार चला सके। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों के सामने एक आए हैं जिसको हम लोग बहुत चुनौती के साथ उसको ले भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तरीके से उनकी मदद की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला किया, उसके बाद तुरंत प्रभाव से देखा जाए तो वो राज्यसभा में नामित हो जाते हैं। एक लॉयर होने के नाते और एक जिम्मेदार पद पे सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएशन में होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, एक बहुत ही गरिमामयी पद पे श्री गोगोई साहब थे, जो कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी में सबसे टॉप का माना जाता है। तो अगर आपने कोई निर्वाह किया है अपने पद का, कहीं पे किसी पद पे रह करके, तो इस देश की जनता यही मानती है कि आपने जो कुछ भी किया होगा, जो आपने पुराना आपका रिकॉर्ड रहा होगा, वो आपने शपथ के तहत जो आपने कसम खाई थी उस कसम को तोड़ा नहीं होगा। लेकिन ये पद की गरिमा मेंटेन करना वो उस समय तक तो थी, वहां तक तो ये लगा कि चलिए ठीक है, आपने जो कसम खाई है, जो शपथ ली है, वो आपने निर्वाह किया होगा। उसके बावजूद उसके बाद जब आपके रिटायरमेंट के बाद की जब बात आई, जब आपने इच्छा जाहिर करी, बिना इच्छा जाहिर किए तो आपको पद मिला नहीं होगा, आपको राज्यसभा का पद तो मिला नहीं होगा। आपने जब इच्छा जाहिर करी, पॉलिटिकल देखिए, एक जुडिशरी को अगर पॉलिटिकल एंगल से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जनता नाखुश होगी, उनके अंदर गुस्सा आएगा, उनको अफसोस होगा इस बात का कि क्या जो फैसले पहले हुए थे क्या वो सही थे, क्या वो उचित थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उनको कहीं किसी चीज के लिए नवाजा जा रहा है। ये हर एक सवाल हर एक जनता के दिमाग में आज भी है। तो ये सारी चीजें हम कह नहीं सकते, हम लड़ नहीं सकते, हम अपने जेहन में रख सकते हैं, हम समझ रहे हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं, हम चर्चा करते हैं, हम नुक्कड़ पे बैठे चर्चा करते हैं, हम अपनी जगह में बैठ करके चर्चा करते हैं। देखिए, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पे सबसे बड़ी पद पे बैठा हुआ आदमी आज भी वो देश की सेवा करने के लिए अपने पद के हिसाब से कहीं और किसी पद पे रह करके काम करना चाह रहा है। ये बात तो है ही एक सामने। लेकिन आपके फैसले कितने बड़े बड़े थे वो भी एक सवाल है। वो फैसला आपके मन, आपके कानूनी तरीके से आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके किया कि कहीं दूसरा मामला तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है ऐसे मामले में, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा अपना मानना है कि इतनी बड़ी पद पे होने के बाद मुझे लगता है कि अब उनको सोशल वर्क ज़्यादा करना चाहिए था, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना था, स्वतंत्र रखना था, क्योंकि उम्र के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे माध्यम मिलते हैं जिससे कि आप देश की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप अटैच होना। ये मेरा अपना खुद का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको इस पद के लिए नामित किया, भले ही उन्होंने इच्छा जाहिर की हो या इन्होंने ही अपनी तरफ से उस योग्य इनको समझा। तो क्या इसमें सरकारों का दोष नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े पदों पे, सरकारी पदों पे रहे हुए लोग, जो गृह सचिव रहे हों, आईएएस ऑफिसर रहे हों, अभी 3 लोग मंत्री हैं, एस जयशंकर वो इस टाइम विदेश मंत्री हैं, हरदेव पुरी जी जो है आईएएस ऑफिसर रहे वो मंत्री हैं, इस तरह से जो है जो ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह वो भी जो है गृह सचिव रहे तो वो मंत्री हैं। 3 लोग तो मैंने ही उदाहरण दे दिया, और पिछली सरकारों ने भी ऐसा किया। अगर पिछली कांग्रेसी सरकारें कोई नालायकी कर रही हैं या कोई गलत काम कर रही हैं, या रंगनाथ मिश्र को उन्होंने जो है बनाया था राज्यसभा सांसद,
हमें सब याद है। तो ये अधिकार तो नहीं मिल जाता बीजेपी या किसी और सरकार को कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो क्या बीजेपी सरकार को ऐसे निर्णय लेने से बचना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने साहिल भाई। ये देखिए, बहुत ही इसकी मैं आपकी बात का बड़ा आपके सवाल का सराहना करूंगा, इसलिए कि ये देखिए, मैं इसके पहले भी यही बात बोलूंगा कि मैंने आपसे यही बात कही कि देखिए, हर एक सवाल जो आपके मन में है वही हमारे मन में भी वही सवाल गूंज रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका दो एस्पेक्ट से आप काम कर सकते हैं अगर इस पे आप चलना चाहेंगे तो। पहला ये है कि देखिए, अगर आप जुडिशरी की बात करते हैं तो मेरा अपना खुद का मानना होगा कि जुडिशरी का कोई भी जो बड़े पद पे बैठा हुआ जज है, जो फैसला सुना रहा है, जिसका फैसला अंतिम है, और उस जजमेंट को, उसी जजमेंट को ताउम्र जो है वो एक नज़ीर बन जाती है, वो एक अथॉरिटी बन जाती है, केस लॉ बन जाता है। उसी को दिखा करके आप दूसरे मामलों को भी सुलझाते हैं। उस न्यायपालिका में रहने के बाद आपको पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिए, मेरा पहला एक मानना है। दूसरा मेरा मानना यह है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अलग अलग किसी अच्छे पद पे और बड़े पद पे रहे, उसके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद उनको मिला है। मुझे लगता है कि इस मामले को अगर आप देखा जाए तो ऐसे मामले पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखते हैं, जो पॉलिटिक्स में है और जो सरकार चला रही होती है सरकारें, वो ऐसे लोगों को इसलिए चुन लेती है क्योंकि उनको एक तजुर्बा जरूर होता है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, उनको नीति का पता होता है, उनको पॉलिसी का पता होता है, उनको लॉ का पता होता है, उनको अगर आप विदेशी मामलों में चले जाएं आप, वहाँ उनको उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपने जयशंकर जी की बात करी, क्योंकि उनके मामले ऐसे थे कि उनकी एक जानकारी थी, उनकी एक पकड़ थी। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड के अलग अलग लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनको मैं मान सकता हूँ कि उनको अपने पार्टी में लेना और उनको कोई पद देना, उनको मंत्री बनाना, ये हो सकता है कि उनके तजुर्बे का कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हों, या तजुर्बे का कोई अपने देश के हित के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो वो मैं उसको थोड़ा सा अलग समझूंगा, क्योंकि सरकार का अपना मेन ध्येय ये होता है कि हमें कोई तजुर्बेकार मिले जिससे कि हम देश को अच्छी सुचारू। नहीं, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा। देश हित में जो है वो करना है, ये कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति पुलिस कमिश्नर है किसी शहर का, पुलिस कमिश्नर रहते हुए, जैसे मैं नाम लेके कह रहा हूँ बोल्डली, अमूल पटनायक यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, उनके टाइम में जो है यहाँ दंगे हुए मान लीजिए, और उनको आगे चल के आप राज्यसभा सांसद बना देते हो या कोई मंत्री पद दे देते हो, तो यही तो माना जाएगा कि गृह मंत्रालय के निर्देश पे उन्होंने काम किया, कानून के हिसाब से उन्होंने न्याय नहीं किया। एक आप वकील हैं, आप जानते हैं कि पुलिस थानों में भी किस तरह की जो है एक पक्षीय कार्रवाइयां होती हैं, आप लोग दिन रात लड़ते रहते हैं यही चीजें। तो अगर गृह मंत्री के निर्देश पे या उपराज्यपाल के निर्देश पे, जिसके अधीन दिल्ली में पुलिस है, वो कोई अपने पद का दुरुपयोग करती है, पुलिस ऑफिसर, और उसको कल को मंत्री पद या सांसद बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको पारितोषिक ही दिया गया है। तो क्या ये स्थितियां जो है बदलना चाहिए राष्ट्र हित में? बिल्कुल सही बात है। आपने देखिए अब बात दूसरी कर दी। आपने बात करी कि अगर कोई टेंटेड है, अगर कोई दागी है, अपने ब्यूरोक्रेसी के टाइम पे अगर वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए कहीं अपने जमीर को बेच दिया है, अगर उसने कहीं सरकार को फेवर में और दूसरे पक्ष को सुना है, जनरलाइज करके नहीं समझा है उसको, अगर वो बायस नहीं हुआ है, तो आप समझिए कि तो वहां गलती है। अगर उसको नवाजा जा रहा है, अगर उसको आपने जैसे अवार्ड की बात करी, तो वहां मैं गलत मान सकता हूं इस बात का कि हाँ, ऐसे लोगों को मत लाइए जिनका रिकॉर्ड नहीं ठीक है, जिनका रिकॉर्ड जो है आपके उनके जीवन काल में जो भी उन्होंने अपनी सर्विस की है, अगर उनको लगा है, ये तो छानबीन करने की जरूरत है, ये इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि उन लोगों को सामने लेके आइए, जहाँ पे कहीं ऐसा मत करिए कि हाँ, अगर आपकी मेरी सरकार थी तो ये ब्यूरोक्रेट जो है, ये आईएएस और पीसीएस जो है, इसलिए हमारी सपोर्ट करी थी। आप फेवरेटिज्म मत करिए। फेवरेटिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा मामला होता है। वो अगर आप फेवरेटिज्म करते हैं तो मेरा मानना यह है कि फिर वो देश हित में नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं
आप कुछ गलत करना चाहते हैं, आपने कहीं ना कहीं आपने उसको पहले भी गलत करने के लिए मौका दिया और आगे भी गलत करने का मौका देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत हमारे यहाँ जो है जन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वोट पड़ते हैं, चाहे नगर निगम का हो, विधायक का हो, चाहे पंचायत का हो और चाहे लोकसभा का हो। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो जनप्रतिनिधि के अपनी जनता के प्रति कम उत्तरदायी और पार्टी के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि राजस्थान में चल रहा है, खरीद फरोख्त होती है, सरकार सत्ता काबिज करने के लिए, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी, उससे हमें नहीं मतलब। मैं सिर्फ ये सवाल जानना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधित्व कानून को ईमानदारी से लागू करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग भी उसमें नाकाम साबित हो रहा है। इस स्थिति में एक एडवोकेट होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप इसमें संशोधन किस तरह से हो और कैसे स्थितियां सही हो, आप कुछ जनता को बताएंगे? देखिए, इसमें भी इच्छा शक्ति की जरूरत है, इसमें भी, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व जो कानून है इसमें बहुत संशोधन की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे, आपने इलेक्शन के चुनाव भी देखे होंगे, वो अलग अलग स्टेट में भी देखेंगे और छोटे लेवल के भी अपने चुनाव देखे हैं, उसमें कितनी खामियां हैं। आज भी देखिए कि जो आपराधिक तत्व लोग हैं, जिनके रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स हैं, पेंडिंग है, वो ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमारा मैटर चल रहा है, अभी तो हम सजा हफ्ता नहीं है, अभी हमने कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी हम एक्विटल भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सुधार करने की ज़रूरत है। आज मैं आपसे वही वाली बात आपसे फिर दोहराऊंगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स क्यों आप लोगों को चुना जा रहा है, इसलिए चुना जा रहा है कि उनको लगता है कि जो पब्लिक से वोट ले करके वो विधायक और मंत्री या एमपी एमएलए बन रहे हैं, वो लोगों में उतनी क्षमता नहीं है। क्योंकि क्षमता इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारा जो कानून है, जनप्रतिनिधित्व कानून है, वो बड़ा कमजोर है। उसमें सभी को मौका दे दिया उन्होंने ये मौका दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये मौका नहीं दिया, ये कानून नहीं बना कि उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं करी। तो जब आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया तो वो कानून का फायदा उठाएंगे ही। आज आप कानून बनाते हैं, आप लॉ मेकर हैं, अगर आप पार्लियामेंट में हैं, अगर आप विधानसभा में हैं, तो कानून बना रहे हैं। जो कानून बनाते हैं वो पब्लिक के लिए वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो आज का समय यह है कि आप खुद आप समझिए कि जिसको आप चुन रहे हैं, क्या वो कानून बनाने के लायक है? हाँ, अच्छा, तो ये बहुत बड़ा सवाल। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप ये बताएं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एट प्रेजेंट, उसमें जो है नागरिकों के कुछ अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य भी हैं कि ये कर्तव्य निभाओगे और ये अधिकार मिलेंगे। आज के समय में हमारे देश में नागरिकों को क्या जो अधिकार प्राप्त है संविधान में, वो ईमानदारी से सरकारों द्वारा, वो कोई सरकार हो, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है, उनको कैसे हासिल किया जा सकता है, वो बताएं। देखिए, आपने एक देखिए संविधान की बात की और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की बात की, ये बहुत ही ब्रॉड एरिया में आप चले गए। आप देखिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, आपने भी बात बोल दी, लेकिन मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। जब तक आप कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो राइट की बात कैसे कर रहे हैं? आज के समय में क्या हो रहा है कि देखिए, हमारे संविधान में ये कि जो हमारी आत्मा है संविधान, वो उस चीज को हमें लोग संविधान सुनते जरूर हैं, फंडामेंटल राइट्स उनको बस केवल उनको पता होता है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या हमारे, बट बहुत डीप नहीं जाते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है, उसको कैसे हमें निभाना है, वो हम आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जो हम नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाने की वजह से हम ब्लास्ट हो जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो जा रहा है, देश का नुकसान हो जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर रहे हैं, ड्यूटीज को चैलेंज कर रहे हैं। तो आज हमारी ड्यूटी जो है, आज हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पहले हमें खुद निर्वाह करना है, फिर हम उस ड्यूटी पे, राइट पे जाएंगे। आज आप सड़कों पे देख रहे होंगे कि सारे लोग कि संविधान में हमारा अधिकार दिया गया हुआ है, तो अधिकार की बात जरूर करता है, कर्तव्य की बात नहीं करता। कर्तव्य आपने किया, कर्म किया आपने, कर्म नहीं किया आपने, राइट की बात जरूर कर दी। तो ये सारी चीजें आज के समय में आपको बताऊं, देखिए ये राइट्स जो है आपकी हैं, फंडामेंटल राइट है, आपका अधिकार है, जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है,
रहने का अधिकार है, ये सारी चीजें आपको संविधान में दी गई हैं। उसकी भी अवहेलना हो रही है आज के समय में। उसकी भी आप देखिए जाति के आधार पे बात करी जाती है, हिंदू मुसलमान के बात पे लोगों को अलग किया जाता है। देश में ये माहौल बना हुआ है कि इस देश में लगता है कई देश हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस देश में कई देश हैं। ब्राह्मण के लिए अलग देश है, मुस्लिम के लिए अलग देश है, राजपूत के लिए अलग देश है, और SC ST वालों के लिए अलग देश है। तो ये लगता है कि इसी देश में कितने देश हैं, ये फीलिंग आने लगी है। अब लगता है कि कोई, मैं पांडे हूं तो लगता है कोई पांडे मिल गया तो लगता है यही मेरा देश है, यही मेरा भाई है। आप साहिल भाई हैं, कोई असलम भाई मिल गए, कोई मोहम्मद भाई मिल गया तो लगता है यही मेरा देश है, यही मेरे भाई हैं, यही मेरे खानदान है, यही मेरे खून है। तो ये सारी चीजें देखिए, ये कहीं न कहीं ये अपने संविधान के ढांचे को, अपने संविधान में दी हुई जो हमारे प्रोविजंस हैं, उनको जो उन्होंने हमें कहा है कि इसी संविधान के तहत पे ये हमारा लोकतंत्र चलेगा, ये देश चलेगा। आप इसी के आधार पे आप हमारे में जो हम सांस ले रहे हैं, इस संविधान को पढ़ के ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, लेकिन हम इसमें एक बात ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि मुसलमान, दलित और ब्राह्मण सबका अलग अलग एक जो है माहौल बन गया कि ये देश है, तो ये स्थिति ऐसी क्यों बनी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो दलित हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, उनको इस वक्त पिछले 6 साल के दौरान दूसरी बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने शपथ ली है प्रधानमंत्री के तौर पे, तो ऐसा क्या हो गया कि इनको जो है प्रॉब्लम होने लगी, या बीजेपी को उनसे प्रॉब्लम होने लगी? सरकार तो बहुत शक्तिशाली होती है, संविधान को वो लागू भी कर सकती है और उसको करना भी चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों है? देखिए, इन सब के पीछे राजनीति है। आपने जो सवाल किया है अभी, इन सब के पीछे राजनीति है। राजनीति, अगर हमारी राजनीति में अगर सुधार आता है तो हमारा देश सुधरेगा, हमारी ये जाति की बात खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर जो वैमनस्यता है खत्म हो जाएगी, हमारे आपस के जो दुश्मनी है, हमारे अंदर जो भाईचारे तो की अगर नहीं है। पांडे जी, सरकार जो पावरफुल है वही अपने विंग बना के, अपने प्रवक्ता बना के, हम नाम लेंगे उनके, अश्वनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संबित पात्रा हैं, वो क्या कहते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, मेरी बात होती है उन लोगों से। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ताहिर हुसैन कोई देशद्रोही की बात करता है तो उसको जेल जाना चाहिए, तो क्या अगर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और साहिर सिंह के बेटे प्रवेश साहिर सिंह वर्मा कहते हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए? मेरा ये सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो हेट स्पीच देते हैं उससे, देखिए, उससे विघटन होता है, उसमें लोगों में अलगाव पैदा होता है, लोगों में जो लोगों की विचारधारा है वो समान नहीं हो पाती है, वो अलग अलग हो जाती है। ये तो ह्यूमन नेचर है। आज मैंने आपको भड़का दिया तो आपने उसमें एक्शन लेकर तो नुकसान कर दिया। इसको रोकने की जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की है। इसको रोकने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन को है। अपने को देखिए, मैंने आपसे कहा ना, लेकिन मेरा सवाल है ये कि अगर शासन ही वो चीज को प्रायोजित करेगा तो देश कहां जाएगा? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसके पीछे सिर्फ राजनीति है। राजनीति इस देश में मुझे खत्म होते हुए कहीं नहीं दिख रही है। आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं सत्ता को हथियाने के लिए, अपने को बने रहने के लिए इस राजनीति में जो लोग फंस रहे हैं, इस राजनीति का जो के रडार पे आकर के जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मुझे तो मैं एक ही बात कहूंगा इस देशवासियों से, जो भारत की जनता है, कि उन्हें बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है आज के दौर में। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता को मानते हैं। मैं एक पत्रकार होने के नाते तो ये चाहता हूं कि वो जब तक दीर्घायु हों, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, जितने दिन रहे, उसके बाद बीजेपी रहे। लेकिन मैं आपके सामने ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई अपनी समान धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई गैर संवैधानिक काम करता है तो उसके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, जात का, तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए। क्या ये जो है उचित है कि मायावती क्या तो ईडी का छापा पड़ेगा, ठीक, वाड्रा क्या तो पड़ेगा,
और रेड्डी बंधु जो हैं, जिनके यहाँ 35 करोड़ रुपए की नई गड्डियां निकलेंगी, जब नोटबंदी के दौरान जब नोट छपे थे, तो उनके यहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये चीज तो एक मैसेज तो जाता है, भले ही कुछ आदमी डर के मारे ना बोले ना कहें। तो देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है सरकार और उसको किस तरह के कदम उठाना चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप तो एक बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, आप तो राजनीति, तो आप तो दिशा दे रहे हो, आप तो जायज बात के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी लोगों से लड़ते हो। बिल्कुल सही बात बोला साहिर भाई आपने। देखिए, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कही। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे विश्व में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परचम लहराया है और जो नाम कमाया है और इस देश को एक किसी ऊंचाई पे पहुंचाया है, नरेंद्र मोदी जी हैं उसमें। बट मैं हम भी गुजारिश करेंगे उनसे कि आपने भी जैसे कहा कि उनकी खूब दीर्घायु हों और उम्र उनकी खूब आगे बढ़े और देश की जनता के लिए खूब करें। बस मेरा भी एक संदेश उनके लिए होगा जरूर कि इंसानियत की बात करिए। हर एक कोई एक आदमी जो है इंसान है, वो अगर इंसानियत की बात अगर कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करिए, साथ रहने की बात करिए। अगर ये चीज जिस दिन आ गई, आज इस सरकार में इतने पावरफुल हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको तो ये भी चीज करना है कि जो आज क्या लगता है कि देखिए आज राखी का दिन आने वाला है, वही मुसलमान बहन जो हमारी आएगी और उनको राखी बांध के जाएगी, मैसेज देते हैं, बहुत अच्छा मैसेज आता है। देश में लगता है कि एकता आ रही है, लोग एक होने जा रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मेलिटी ना बन जाए, एक औपचारिकता ना हो जाए। ऐसी बहनें हमें आपको प्यार करती हैं, ऐसी बहनें हमें बहुत प्यार करती हैं। ऐसी बहनें, ऐसे भाई हमारे जो मुसलमान भाई है, बहनें हैं, हिंदू भाई बहनें हैं, एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कैसे वो त्योहारों में एक होते हैं, कैसे ईद में इकट्ठा होते हैं, कैसे सेवइयाँ खाते हैं, कैसे एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे से मिल करके उनको विश करते हैं। ये एक बहुत बढ़िया देश, इस देश में जिसने पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसका मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और आप भी सौभाग्यशाली हैं। लेकिन बस मेरा एक ही कहना होगा कि इस देश को प्रधानमंत्री बहुत मजबूत मिला है। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सबको एक साथ लेके चलें, एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके चलें और इंसानियत की बात करके चलें। कहीं किसी का नरसंहार ना हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो, कहीं चूक ना हो जिसकी वजह से कि एक कोई किसी पे आरोप लगे कि आज इनकी सरकार थी तो मुसलमान मर गए, उनकी सरकार थी तो हिंदू मर गए। देखिए, मरने वाला इंसान है। अगर हम इंसानियत पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस देश की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश का नाम विश्व के सर्वोच्च जगह पे होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी हाथों में सौंप रही है और मंत्री लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि इससे जो है देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार का सृजन होगा। और साथ ही ये भी कहते हैं कि विनिवेश कांग्रेस ने भी किया। क्या कांग्रेस ने कोई कार्य ऐसा किया जिससे जो है देश कमजोर होता हो, तो वो लाइसेंस बीजेपी और उसकी सरकार को भी मिल जाता है? देखिए, आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, जहाँ प्राइवेटाइजेशन का इशू है, वो एक सरकार की अपनी पॉलिसी है। कोई भी सरकार आती है तो वो अपने साधन के तौर पे और अपने जो सिस्टम में जो लोग हैं वो राय मशूरा करके वो किस लेवल पे जा करके उस पर वर्कआउट करते हैं, जिससे कि एक कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म बनाते हैं वो। तो ये देखिए, अब ये एक सरकारी तंत्र में जो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके जो निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन करने का जो डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, वो क्यों लिया जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक खाका बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस पर वर्कआउट होती हैं। वो अलग बात है कि अगर हम बस सवाल उठता है कि प्राइवेटाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फेवरेटिज्म भी करेंगे। ये एक सवाल बहुत बड़ा उठ जाता है कि फेवरेटिज्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस देश का पैसा, जो टैक्स पेयर पैसा है, जो जनता देती है, वो पैसा किसी एक को हजारों हजार करोड़ रुपए किसी के पास चला जाता है। यही सवाल आप पूछना चाहते भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे मामले एक पॉलिसी मेकर के तौर पे देखा जाए कि सरकार का अपना एक
एक अपना एक उनका खुद का एक प्रोरोगेटिव होता है, वो सरकार अपने मंत्रियों को और अपने सहयोगियों को साथ लेकर के इन सब चीज़ों का एक फैसला लेता है। तो इस फैसले को देखिए, वो कोई भी सरकार आती है इस सरकार को लेकर के अपनी चीज़ों को पब्लिक के बीच में रखती है। तो मेरा मानना है प्राइवेटाइजेशन में होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से उसका टेंडर निकलना चाहिए, उसको मौका अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए उन लोगों को जो इनसे भी बेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने फेवरेटिज्म किया तो वहाँ देखिए वो देश हित में नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को भली भांति चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ है और चौथा स्तंभ जो है मान लिया गया है मीडिया, पत्रकारिता को। लेकिन आजकल के माहौल में ऐसा महसूस होता है कि ये चारों लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग करके 130-32 करोड़ जनता का दोहन कर रहे हैं और 10-20 करोड़ लोग ही जो बड़े लेवल पे हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे विधायिका में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, वो मलाई खा रहे हैं। क्या ये स्थिति कैसे सुधरेगी कि नीचे लेवल तक का भी जो है आर्थिक स्तर थोड़ा सा उठे और उसको 2 जून की रोटी के लिए भुखमरी की कगार पे, आप दिल्ली में भी देखते हैं लोग सड़क पे भी भीख मांग रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं और अभी भी जो है भिखारी अगर भीख मांग रहा है तो एक ये प्रश्न तो उठता ही है पत्रकार होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, कि हमारी सरकारें और लोग क्या कर रहे हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं कि नीचे तबके का? मतलब मैं चारों लोग मिल के देश की जनता का शोषण कर रहे हैं सीधे शब्दों में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। देखिए, हर किसी का अपने इस उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है इस देश की जनता के लिए। उनको अच्छे से न्याय दिलाने में भी, उनको एक अच्छी पॉलिसी देने में भी, उनको किसी तरीके से उनको जीवन चलाने का, उनको रहने का, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का, वो सारी चीज़ें देखिए एक कहीं न कहीं इन चारों स्तंभ का बहुत बड़ा रोल है। सरकार कोई स्कीम लाती है, वो स्कीम नीचे तबके तक जाती है कि नहीं जाती है, ये देखिए ये भी बहुत बड़ा विषय है जिसपे आज भी सवालिया निशान उठता रहता है हर सरकार पे कि नीचे जो है पैसा पहुंचता नहीं है, बीच में लोग खा जाते हैं, बीच में ये बहुत बड़ा करप्शन हो जाता है। तो देखिए इसका भी एक मोदी सरकार को, इस सरकार को, जो भी जहाँ अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टी के हैं, उनको भी इस चीज़ से बड़ा सजग रहना चाहिए कि देखिए अब पहले की जनता नहीं रही, अब बहुत पढ़ी लिखी जनता आज की हो गई है और युवा जनता हो गई है। अब वो हर एक चीज़ देखिए अपने मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल कर लेता है, अपनी चीज़ें इकट्ठा कर लेता है और जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। अब किसी चीज़ को आप छुपा नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप छुपाना चाहेंगे तो उजागर होगा तो आपका नाम खराब होगा और जनता और पब्लिक कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी दोबारा। तो ये ऐसे बहुत सारे लेकुनाज हैं, ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो इस देश में है, चाहे वो नीचे लेवल पे लेके चलिए आप, चाहे वो केंद्र सरकार तक जाइए आप। तो ऐसी चीज़ों को भी सरकारों को बहुत ध्यान में रख करके उस पर प्रॉपर तरीके से उस पर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने पारदर्शिता की बात कही और जवाबदेही की बात कही। एक कानून था 2005 में आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। वो अधिकार को बीजेपी के शासन में कमजोर कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार के अधीन ऑफिसों में क्या हो रहा है ये नागरिकों को सूचनाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं। जब सूचनाएं नहीं प्राप्त होंगी तो गड़बड़ हो रही है ये पता कैसे चलेगा। तो एक तरह से तो जनता जो शक्तिशाली हुई थी उसकी शक्ति को इस सरकार ने छीन लिया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आरटीआई एक्ट का जो अभी जो बनाया गया 2005 में, आपने जो बात बताई, और ये देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं इस एक्ट को भी एक थोड़ी फॉर्मेलिटी में लेके आ गया है, जिसमें बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि आरटीआई हमने लिखा है, बनाया है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो किसी न किसी तरीके से 2 लाइन लिख करके टालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं और मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया आरटीआई एक्ट उन्होंने अपना ये लाया था, सरकार ने एक कानून बनाया था। इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके थोड़ा और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि कहीं कोई देरी ना हो। अगर डिले करेंगे आप
तो देखिए उसका फिर पर्पस सॉल्व नहीं होगा, वो उसका मैटर ही इनफेक्चुअस हो जाएगा। तो वो अपना जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जो उसका हक है, उसमें देरी अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं वो उसको इसके साथ इंसाफ नहीं होगा। ठीक है, एक पॉलिटिकल सवाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा कि डॉक्टर कफील अहमद खान 450 दिन से जेल में बंद हैं और उन्होंने बहुत अच्छी समाज सेवा की है विपरीत परिस्थितियों में, इसलिए उनको जेल से जो है छोड़ दिया जाए। प्रियंका गांधी के इस कथन को और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उनके ऊपर यूपीए लगाने को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ये तो एक आपने केस की बात कर ली। अब इसकी जानकारी तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है कि वो किस वजह से हुआ, उस पे कितना किस तहत उनको जेल के अंदर बंद किया गया और उनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से हो रही है, हो चुकी है। तो देखिए एक फिर भी अगर एक हमारी देश की जनता की बहुत ही देश में एक ऐसी पार्टी की हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी, जिनका एक उनका भी एक अपना एक जो सुझाव होता है, उनका जो देश के प्रति जो उनका उनके अंदर पीड़ा है कि वो लोगों को के तक पहुंचती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखती हैं। तो वो अगर किसी मामले को लेकर के अगर वो कहीं कोई एक रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो। ये इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी ने आवाज़ उठाई है। नहीं, आप एक एडवोकेट हैं, इस तरह से राजनेता द्वारा मुख्यमंत्री से अपील करने से अगर लोग छूटते रहें, वो तो एक हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में चल रहा है केस, तो वहां तो आप जैसे जो है तेज-तर्रार वकील ही जो है उसकी पैरवी करेंगे। अगर तो कांग्रेस एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी से डिफीट खा चुकी है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, तो ये उस दिशा में ही बढ़ रही है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल देखिए सरकार का जो काम होता है वो कहीं भी कोई अपराध होता है, किसी के खिलाफ होता है, किसी के उसमें होता है, कोई विक्टिम है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सरकार के पास होती है। तो जो आग्रह किया गया, जो गुहार लगाई है मिस प्रियंका गांधी जी ने, वो इसलिए लगाई है कि जो ये मामला है, इस मामले को फिर से देखने की बात कही गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। वो अलग मामला है कि अगर कहीं एफआईआर है और कोर्ट में कहीं मामला चल रहा है तो वो कोर्ट अपना डिसीजन लेगी। सरकार अपना डिसीजन इस बात के लिए लेती है कि क्या ऐसे मामले को क्या छोड़ा जा सकता है, क्या ये गंभीर मामले में आता है, क्या ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो ऐसे जो मामले हैं, उस मामले को कहाँ तक सरकार किस आधार पे अपने चीजों को, देखिए सरकार वहीं खत्म हो जाती है जहां इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है और कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, वहां उसका रोल खत्म हो जाता है। अब कोर्ट का मामला आ जाता है तो कोर्ट को डिसीजन लेना है कि क्या जो सरकार ने इन्वेस्टिगेशन किया वो सही है या गलत है। तो वो अगर कोर्ट के मामले संज्ञान में है और कोर्ट के पास अगर ये मामला गया है तो अभी कोर्ट का फैसला आएगा, उसमें डिसाइड होगा क्या होगा। लेकिन सरकार अपना पक्ष फिर भी रखती है, जब वो जो मामले को उसने बनाया है और रखा है कोर्ट के सामने, फिर भी सरकार अपना पक्ष उसी बेस पे, उसी आधार पे, अपने कागजात के आधार पर रखती है। एक एडवोकेट होने के नाते और एक देश का नागरिक होने के नाते, सजग नागरिक होने के नाते, आप जो है हमारे देश की जनता को कोई एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा संदेश सिर्फ इसी बात का है कि हमें इंसानियत का पूरा ख्याल रखना है, हमें उन लोगों का ख्याल रखना है जो कहीं लगता है कि वो कहीं नीडी हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए हम बहुत सक्षम हैं तो हमें आज के समय में इस सिचुएशन में जो कोरोना की महामारी है, उस महामारी में हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर मदद करें, क्योंकि आज ये जो महामारी है, इससे एक चीज़ सामने जरूर आया है कि लोगों में छोटे बड़े होने का जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया। आज सभी लोग एक ही फुटिंग पे हैं, एक ही जगह पे बैठे मिल रहे हैं आपको। आज ये कोरोना की महामारी ने सबको एक कर दिया है। तो मेरा बस लोगों से यही गुजारिश है, मेरा यही संदेश है,
उन सभी की मदद करें। अगर आप सक्षम हैं तो उनके घरों में उनमें जो उनकी मदद हो सकती है उनको, कभी कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूख से नहीं मरना चाहिए किसी को, कहीं किसी को कोई समस्या ना आए, कहीं किसी तरीके से कहीं लगता है कि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप उसके माध्यम से सरकार को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि इस महामारी में हम जितना से ज़्यादा अपना योगदान दे सकें। आप अगर काबिल हैं तो उनकी मदद की जाए। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कार्यवाहक सचिव श्री रोहित पांडे। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार सर।